वेलकम बैक टू बायोटॉसिस एवरीबॉडी। जब नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना तो कुछ और ही कर रहे होते। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये बोला होगा या ये सोच रहे होंगे अपनी लैब में कुछ महीने बिताने के बाद। वेलकम टू दिस एपिसोड, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे एडजस्ट किया जाता है लैब में, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। कोई हमसे बात करता है, कभी एक दिन उसका मूड बहुत अच्छा होता है, अगले दिन उसी का मूड इतना ज़्यादा ख़राब होता है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि असल में हो क्या रहा है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है आखिर। अगर आप भी इन सब चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं तो घबराइए बिल्कुल मत। आपके साथ सारे पीएचडी स्कॉलर्स की फर्स्ट ईयर की कॉम साथ में है। तो ये एक ऐसा दौर है जिसको हम सभी को पार करना होता है। बिल्कुल हेल्प मिल जाती है अगर कोई बताने वाला हो कि कौन क्या कैसे क्यों कर रहा है। तो लैब में एडजस्ट कैसे करें, तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को गांठ बांध लें कि लैब के कुछ होते हैं रूल्स, और जो रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपके क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आपसे मिनिमम उम्मीद की जाती है कि 9 से 5 साढ़े 5 बजे तक तो लैब में रहे ही रहें। कोशिश करें कि आप 9 बजे या उससे पहले ही पहुँचें। इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, बी लोगों को पता चल जाता है कि आप काम में इंटरेस्टेड हैं, आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, आप जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं चीज़ें। 9 या गलती से अगर आप 9:30 के बाद आते हैं, वो भी फर्स्ट ईयर में, तो समझ जाइए कि आपको कोई भी सीरियसली लेने वाला नहीं है, या फिर आपके साथ सिंपथाइज कोई नहीं करेगा। अगर आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि आप लेट आ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ही आपके सीनियर्स, आपके गाइड सब टाइम पे आ रहे हैं और आप वहीं पे लेट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप देख कर समझने वालों में से नहीं हैं। ये चीज़ें अक्सर बोली नहीं जाती हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन इसे हमें खुद से समझना होता है कि टाइमली आना, भले आपसे कोई बोल ना रहा हो, पर आपके पीछे चीज़ें नोटिस होती हैं। और जिस तरह आप एडजस्ट कर रहे हैं, लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या आप एडजस्ट करने के लायक भी हैं। दोनों तरह की सिचुएशंस होती हैं कुछ 6 महीने तक। या तो आप खुद लैब छोड़ सकते हैं, या गाइड भी आपको कह सकते हैं कि आपको लैब छोड़नी पड़ेगी। ये ऐसा समय है जहाँ पे ना केवल आपको दूसरों को समझना है, पर आपको अपनी सच्चाई भी, अपना रिसर्च इंटरेस्ट और अपने बारे में भी एक प्रूफ देना होता है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो इसमें आपकी ही गलती होगी। तो सबसे पहले टाइमिंग को बिल्कुल गांठ बांध के रख लें कि 9 बजे से पहले आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो ज़रूर आगे से आप खुद ही उनसे बात करिए, क्योंकि आप नए हैं, ठीक है, और वो सब उस लैब में पहले से हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनसे खुद से जाकर बात करें। यदि आप उनसे बात नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप रूड हैं। जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। 9 to 5 से मेरा मतलब ये भी है कि अगर आपकी लैब का टाइम 10 बजे है तो आप 9:45 पहुँचें। कुछ लैब्स, हर लैब का अलग अलग टाइम होता है। तो और यदि अगर आपको बहुत ही मुश्किल होती है सुबह टाइम पे पहुंचने में, तो फिर ये 5:30 आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि 5:30 बज गया अब मैं बस्ता लेके घर पहुंचूं या हॉस्टल पहुंचूं। अब आपका होना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और मुझे सीखना है तो 6:30 या 7 भी बजता है, या कई बार 8 भी बजता है। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं साइंस में। ये मत सोचिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं है तो हमें क्या। सबसे बड़ी भूल है कि हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम तो अभी सीख रहे हैं, हम ये वाला स्टेप कल भी होगा तो कल भी सीख लेंगे। ऐसा नहीं है। आप
मदद करिए अपने सीनियर्स की, बहुत ज़रूरी होता है सीनियर्स की मदद करना। अब अगर आपको ही ये एक्सपीरियंस दिया जाए कि सारा एक्सपेरिमेंट खुद से प्लान करिए और सब कुछ खुद से करिए, और एक एक्सपेरिमेंट में कई सारे स्टेप्स होते हैं, सारे आपको खुद से करने हो, तो मुश्किल होगा आपके लिए। यही सब आपके सीनियर्स ने किया हुआ है फेस। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये फेस करना पड़े। आपको ये फेस उसी केस में नहीं करना पड़ेगा जब आप अपने सीनियर्स की हेल्प करेंगे फर्स्ट फ्यू डेज़ इन लैब में। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर आगे जाके आपकी भी कोई मदद करने वाला नहीं है। आप और देखिए, कंपटीशन हर जगह पे होता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपके सीनियर्स भी आपके गुरु, आपके गाइड के समान हैं। तो आपको उनकी उतनी ही इज़्ज़त करनी है, उनकी बात माननी है, और बिल्कुल बिल्कुल उनके एक्सपेरिमेंट्स में जितनी हो सके मदद करनी है। कई बार लोग इस्तेमाल करने वाले भी होते हैं आपकी मदद। सिर्फ आपको अगर लग रहा है कि आपसे सिर्फ लैबवेयर क्लीन करवाए जा रहे हैं, सिर्फ टिप्स भरवाई जा रही हैं, क्योंकि अगर ये सारे काम आप नहीं करेंगे तो ये शुरू में करने पड़ते हैं। ज़रूर आपने ट्रेनिंग अगर की होगी मास्टर्स में, तो आपने ये सब किया होगा और आपको बिल्कुल पता होगा कि क्या सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी हुई है कहीं पे भी, और आपको लगता है कि हमें कुछ भी आता नहीं है और हमें सिखाया नहीं जा रहा है, हमसे सिर्फ ऑटोक्लेव करवाया जा रहा है, हमसे सिर्फ टिप्स भरवाई जा रही हैं, तो ये सब भी जितना ज़्यादा काम करने की आपको आदत हो जाएगी, उतनी आसानी से आप अपना काम कर पाएंगे। खुद जब आपका काम आएगा तो आप फटाफट से कर लेंगे। तो फर्स्ट ईयर को तो मानिए कि आपका लर्निंग ईयर है, और अगर आप ये नहीं मान के चल रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है सीनियर्स, गाइड और अदर्स इन लैब का माइंडसेट समझना। तो देखिए, गाइड कैसा है ये तो हमें वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन हम गाइड के साथ कैसे सबसे अच्छे हो सकते हैं कि गाइड आपका फीडबैक लगातार सीनियर्स से ले रहा है, ये मत भूलिए। तो अगर सीनियर्स को आपको लगता है कि आप गाइड के साथ अच्छे हैं पर आप सीनियर्स के साथ एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो आप कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है। तो आपका नहीं बन पाएगा। सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, पर वो वही बच्चे हैं जिन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल किया है। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना था, क्योंकि बहुत कोई भी वीडियो कुछ भी है ही नहीं समझाने के लिए। ये बताने के लिए बहुत है कि इंडिया में टॉक्सिक लैब कल्चर बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पीएचडी करना बहुत मुश्किल है, पर कोई ये बात नहीं करने को रेडी है कि इसको आसान कैसे बनाया जाए। अगर आप एक सीनियर हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं हैं, तो आप समझिए कि आप अपना एटीट्यूड ड्रॉप करके एक बार अपने जूनियर की मदद करके उनसे बात कर सकते हैं। बट यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको भी ये समझना होगा कि आपके जैसे ही बच्चे जिनको के साथ कोऑपरेट नहीं हुआ है, उन्हें नहीं पता है कि कैसे ये सब कुछ करना है आगे। तो इसलिए वो जिस डिसिप्लिन से रखा गया है उसी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। सीएसआईआर या किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो आपका नेशनल लेवल, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आप ये बिल्कुल समझिए कि यहाँ पे डिसिप्लिन रखना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। बी, अगर यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे जैसे कि कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है, तो हम उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये बात हमें माननी होगी कि जो सीएसआईआर में काम होता है वो हर एक्सपेरिमेंट हमें रॉ डेटा से लेके हर चीज़ ओरिजिनली एकदम पुख्त होती है। ठीक है। यहाँ का जो रिसर्च है उसको बैकअप होता है। हमें हमेशा अपनी एक डायरी, एक रजिस्टर, एक एक्सपेरिमेंट बुक मिलती है, वो हमें हर लैब में मिलती है, पर उसको प्रॉपरली मेंटेन करना होता है कि कौन से दिन को कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये एक है। फिर सारे मशीन में आपका जो भी फाइल होता है वो फीड होता है, उससे आप लेते हैं सारा डेटा। उसके बाद
आप डेटा निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमेशा हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। कई क्योंकि जिस जिस लेवल के लैब की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज हमें खुद मिलते हैं, हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमने किसी से मांगा नहीं है, हमने किसी से ये नहीं कहा है कि इट इज़ अ गिफ्ट और एनीथिंग, राइट? तो ये सब जब हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जो इतना सारा हमें सामान और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके साथ हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप इंस्टीट्यूट्स, मतलब बाकी कॉलेजेस की लैब्स और इन सब में आप क्या कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि आपके लैब में इंस्ट्रूमेंट नहीं था, इसके कारण आप इस तरह का डेटा नहीं दे पाए। पर एक आईआईएससी बैंगलोर के बच्चे को ये शोभा नहीं देगा, और जो पीएचडी का सफ़र होता है ये काफ़ी लंबा होता है। अगर कोई समझने के लिए है या कोई ये समझाने के लिए है कि ये करने से चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं समझती हूँ कि अगर मुझे ये सब चीज़ें बता दी गई होती तो मुझे बड़ा आसान लगता या मेरे को बड़ी हेल्प होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक ज़रूरी वीडियो है जो हमें बताना चाहिए कि लैब का एनवायरनमेंट क्या है। और अदर्स जो मैं कह रही हूँ कि लैब में बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे गाइड से मिलने और गाइड आते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, हमारे और लैब के स्टूडेंट्स होते हैं। तो किसके साथ कैसा एनवायरनमेंट रखना है, क्या करना है, सबसे देखिए मेन है आपके सीनियर्स। आपके सीनियर्स और आपका बॉन्ड अगर नहीं बना तो आपकी लैब में नहीं चलने वाली है। कभी भी गाइड और सीनियर्स के बीच में डिफरेंशिएट मत करिएगा इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, सीनियर्स से आप अपने दिल की थोड़ी और बातें बता सकते हैं, और मोस्टली लोग सच्चे बच्चे ही होते हैं हमारे आपके जैसे, तो वो वहाँ तक बात नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान भी रखना है कि आप हर किसी से भी अपने दिल की बातें ना शेयर करने लगें। तो सीनियर्स आपकी मदद कर पाएंगे इन अदर्स के इंटरेक्शन में भी, कि आप किसी के साथ ओवर फ्रेंडली ना हो। अपना काम हर सभी को नहीं बताया जाता है, और अपनी दिक्कतें भी हर किसी को नहीं बताई जाती हैं। आप एक लैब में जब आप होते हो तो एक परिवार की तरह होते हो। तो आप परिवार की बात अगर इधर उधर करोगे तो आपकी परिवार में क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना होता है। अब जिस एनवायरनमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द लैब एनवायरनमेंट, तो ये कुछ ऐसा है कि थोड़ा आपको हर चीज़ मैनेज करके चलनी है। जैसे कि मैंने कहा समय, कि मैंने कहा सीनियर्स के साथ बॉन्ड, जैसे कि मैंने कहा कि आपसे अगर ज़्यादा काम करवाया जा रहा है तो आप अपने दिल की बात बिल्कुल रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने दिल की बात रखेंगे सामने, बहुत प्यार और विनम्रता के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन आप रखिए। जितना आप शांत रहेंगे उतने दिन आप दुखी रहेंगे। यही लोग हैं। अब मान लीजिए कि यही आपका परिवार है। इसमें से कोई आपके भाई की तरह है और कोई आपके चाचा की तरह है, जिसको आप समझ पा रहे हैं, किसी को आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच्चा परिवार है आपका। और 5 से 4, 5, 6 जितने भी साल आपको आगे साथ में बिताने हैं, वो एक परिवार की तरह बिताएंगे तो बहुत ही आसानी से गुज़र जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा ये सब। और पॉलिटिक्स हर जगह होती है, कहाँ पे नहीं होती। कुछ लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वो आपको लैब वाले लोग ही बता देंगे कि वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सतर्क रहना है। आप किसी के दिखने पे, किसी की बात करने की स्टाइल पे किसी को जज ना करें। सारे सीनियर्स को इक्वली रिस्पेक्ट दें और उनसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। फिर आपको जो सबसे अच्छा लगता है, जिसका काम सबसे अच्छा लगता है, उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा समझें और सीनियर्स की मदद ज़रूर करें।
जिससे कि आपका खुद का काम में आप एक्टिवली कर पाओगे, जल्दी-जल्दी कर पाओगे। दूसरा, आप समझ जाओगे। तीसरा, आपको एक गाइडेंस के लिए कोई ना कोई रहेगा। अगर आप किसी की मदद नहीं करोगे, तो रिसर्च में दूसरा कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जिन लेवल ऑफ लैब्स की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे हर इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो कोई आपकी मदद सिर्फ़ तभी करेगा जब आपने उसकी मदद करी होगी या आपके उसके साथ रिलेशन अच्छे होंगे। और इस बात का भी पूरा ध्यान रखिए कि आप एक परिवार हैं, एक लैब एक परिवार है, और परिवार की बात बाहर नहीं करनी है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का वीडियो था। ये एक, मुझे जो लगता था कि एज़ अ फर्स्ट ईयर अगर मुझे पता चलता तो मुझे बहुत मदद मिलती, और ये एक थंब रूल्स हैं जो कि हर पीएचडी स्टूडेंट को पता होने चाहिए, जो कि हमें पता चलते हैं जब हमारे लेक्चर्स शुरू होते हैं, जब हमारी बातें शुरू होती हैं कि अदर्स में जो जो लोग आने वाले हैं उनसे हम कैसे इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन हमसे इंटरेक्ट करने वाला है, ये कैसे होगा, क्या होगा, ये हमें पता चलता है लेक्चर्स के टाइम पर। कुछ लोगों का क्लासेस लेट शुरू होते हैं, तो पहले 6 महीने चीज़ें समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस यही समझाना था मुझे, और मुझे लगता है कि ये वीडियो एक अच्छी शुरुआत है कि मैं आप सभी को हेल्प कर पाऊँ। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर मदद करना चाहूँगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।